में कहावत है कि चूज योर नेबर्स बिफोर यू चूज योर हाउस, यानी घर बनाने से पहले पड़ोसी को पहचान लो। बदकिस्मती से हमें पश्चिम में ऐसा पड़ोसी मिला है जो भारत से नफरत और साजिश की बुनियाद पर वजूद में आया। पाकिस्तान अक्सर भारत के लिए अपना एयर स्पेस और जमीन बंद कर देता था, लेकिन अब पाकिस्तान की लाइफलाइन ही कट होने वाली है। रूस और भारत के बीच इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की शुरुआत हो गई है। पहली बार रूस की ट्रेन अपने दोस्त भारत के लिए सामान लेकर ईरान पहुंच गई है, जिसके बाद से ही पाकिस्तान कैसे और क्यों बिलबिला उठा है वो आपको इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में दिखाएंगे। इंडिया तो कर लेगा सब कुछ। वो इसलिए कर लेगा कि वहाँ करप्ट लोग नहीं हैं, वहाँ चोर नहीं है, वहाँ हिसाब होता है, हर बंदे का हिसाब होता है, वो कुछ भी कर लेंगे। उन्होंने रशिया से अपने अवाम की खातर रशिया से तेल ले लिया, सस्ता ले लिया। हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारे हाथ बांधे हुए हैं। अमेरिका के बाद हम कहीं से भी ये फ्यूल की डील नहीं कर सकते, क्योंकि ये गुलामी जो है ये हमारी नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। हमारा जो जीना मरना वो अमेरिका के कदमों में ही होगा। इंडिया अपनी फॉसिल फ्यूल की वजह से इस वक्त एक इमर्जिंग पावर है, एक डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया हर काम कर सकता है, हर जगह जा सकता है, हर चीज़ वो कर सकता है। वो उसकी अमेरिका के साथ भी ठीक है, हर जगह उसकी ओके है, लेकिन फिर भी देन उसने अपना रूस से अपना पेट्रोल भी उसने लिया और उसके बाद पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं उसको उसने कम भी किया। इनकी फॉरेन पॉलिसी जो है ना आज़ाद है इंडिया की, आप जानते होंगे। और तीसरा ये है कि इंडिया आज सबसे बड़ा, जैसे कि रशिया सबसे बड़ा सप्लायर है हथियारों का, आर्मामेंट्स का, सेम एज इट इज़ इंडिया जो है ना इनका बहुत बड़ा परचेजर भी है। ये जो था इंडिया को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि हम अपने इंटरेस्ट को नहीं देख रहे। इंडिया अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, तभी दुनिया समझती है कि यार ये एक क्रेडिबल कंट्री है। अब इंडिया आप देख लें 2030-35 तक शायद वन ऑफ द बिगेस्ट पावर इन द वर्ल्ड हो जाएगा। आपको तो कोई $1 देने के लिए तैयार नहीं है। रोज पैसे मांगने आ जाते हो, इससे ज्यादा कोई इंसल्टिंग एटीट्यूड हो सकता है? इसका मौका हमने ना खुद दिया है। यानी कोई तो शर्म होनी चाहिए, इतने ये बेशर्म है। यानी इनको पता नहीं कि सारी कौम देख रही है, वो क्या समझता होगा? ये कोई तरीका है मुल्क चलाना? Isn't it disgraceful? ये दे रहे हैं तो बड़ी अच्छी चीज़ है। हमें हमारे मुल्क में भी ऐसा होना चाहिए। बड़ा मुल्क है, हर चीज़ उनकी बड़ी है। आप तो आउट ऑफ क्वेश्चन, उनके तो बात ही ना करें। वो नंबर 1 है हर चीज़ में। आप उनसे कोई चीज़ कंपेयर नहीं कर सकते। पॉपुलेशन, उनकी एक्सपोर्ट, उनकी नेवी, उनकी एयरफोर्स की हर लिहाज से हमसे बड़े हैं। पाकिस्तान बर्बाद हो गया, जिन्ना का मुल्क सरेआम गर्त में समा गया। बॉर्डर पार भीषण भूचाल आ चुका है। आतंकी मुल्क का वजूद पहले ही आईसीयू में था, अब वेंटिलेटर पर पहुंच चुका है। मुल्क की मईशत का जनाजा निकल गया, मुल्क दिवालिया हो गया। और उस मुल्क के दिवालिया होने की सबसे बड़ी वजह सियासतदानों की बदनीयती, नाअहली और करप्शन थी। हम लोगों ने बहैसियत कौम ये सोचा कि आगे के 15 साल, 20 साल, 25 साल हम लोगों ने किस सिमत में जाना है और वो सिमत का तयन कौन करेगा और वो पॉलिसी की कंसिस्टेंसी कौन इंश्योर करेगा। जो हुकूमत आती है 5 साल का सोचती है, 5 साल का सोचकर हाथ झाड़ के चली जाती है। इसी तरह हिंदुस्तान की ताकत और काबिलियत को देखकर पाकिस्तान खुद तमाशा बन चुका है। पाकिस्तानियों को लगने लगा है कि अब तो चीन भी बचाने नहीं आएगा। और हद ये है कि वजीर आज़म ने ये कहा कि जी मैं भीख मांगने के लिए नहीं गया था, लेकिन मैंने मांगी। चाइना, जापान, अमेरिका, जर्मनी सारे इक्वली सोच रहे हैं कि हमें इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स करनी है। फिर ये कह दिया कि हम बेगर्स को, कोई भिखारियों का कोई चॉइस नहीं होता। आप इंडिया चाइना की इकोनॉमी को देखें तो जो है ये कहा जाता है कि जो इंडिया है एक दिन चाइना को ओवरटेक कर सकता है। पाकिस्तान को माफ अमेरिकी अब नहीं करेंगे, इल्ला ये कि आप उनकी हर बात माने। नाजीना, पाकिस्तानियों के खौफ की वजह ये तो बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान में दहशत के नए एपिसोड की वजह प्रधानमंत्री मोदी का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने जिन्ना के मुल्क और जिनपिंग की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी है।
क्योंकि पहली बार मॉस्को से भारत के लिए ट्रेन रवाना हुई। पहली बार रूस से ट्रेन के जरिए भारत सामान पहुंच रहा है। पहली बार भारत से यूरोप का रेल रूट तैयार हो चुका है। पहली बार भारत के लिए सामान लेकर आ रही पहली रूसी ट्रेन ईरान पहुंच गई है। सवाल यह है कि इससे पाकिस्तान परेशान क्यों है? जवाब पाकिस्तानियों से ही सुनिए। पाकिस्तान जारी बात है इस कॉरिडोर से बाहर है। अब क्योंकि हमारी भी रिट कायम रही है, हम भी जो है वो हमने अपनी टेरिटरी को इस्तेमाल नहीं होने दिया, क्योंकि ये जो है ये अब देखें ना कि ये अगर ईरान से होके इंडिया जाता है पर्शियन गल्फ से, तो व्हाई नॉट इट कैन कम वाया अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। सो हमारा अब प्रॉब्लम यह है कि अगर ये ईरान से अफगानिस्तान जाता है तो अफगानिस्तान इज ऑलरेडी अ लॉलेस प्लेस, तो अफगानिस्तान पे तो कोई रिस्क ही नहीं लेता। जब अफगानिस्तान पे रिस्क लेता तो जारी बात है पाकिस्तान पे भी कोई रिस्क नहीं लेगा। पाकिस्तान भरोसे के काबिल न कभी था, न है और न होगा, लेकिन पाकिस्तान अब सदियों तक रोता रहेगा। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, बदकिस्मती से पश्चिम वाला पड़ोसी है। इसीलिए पाकिस्तान अक्सर अफगानिस्तान या यूरोपीय देशों के लिए अपना एयर स्पेस और जमीनी सरहद बंद करने की धमकी देता रहता है। लेकिन पाकिस्तान की ये हेकड़ी अब हमेशा के लिए खत्म हो गई है। इसीलिए कराची के करामातियों से लाहौर के लंगूर तक जिन्ना के मुल्क की बर्बादी का मरसिया पड़ रहे हैं। ईरान से होते हुए ये पाकिस्तान एंड देन इंडिया आ सकता है, लेकिन पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान कोई चीज भी इंडिया नहीं जाने देना चाहता। हम इस चीज को रोकना चाहते हैं और इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। जारी बात है एडवांटेजेस कम है और डिसएडवांटेजेस ज्यादा है इसमें। क्यों डिसएडवांटेज ये है कि भाई पहली बात तो ये है कि एक बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी होनी थी, हम उससे बाहर। पिछले 24 घंटे से पाकिस्तानी अपने हुक्मरानों को पानी पी पी कर ऐसे ही कोस रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की रीति और नीति ने 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए दुनिया के दरवाजे कैसे खोल दिए हैं, ऐसे समझिए। भारत, ईरान और रूस के बीच कॉरिडोर का नाम INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। ये कॉरिडोर भारत से रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर तक है, जिसकी कुल लंबाई 7200 किलोमीटर है। रूस से पहली ट्रेन भारत के लिए 6 जुलाई को रवाना हुई थी। 39 फ्रेट कंटेनरों के साथ ये ट्रेन ईरान पहुंच चुकी है। ईरान से इन कंटेनरों को शिप के जरिए भारत लाया जाएगा। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर 7200 किलोमीटर लंबा मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है। इसके जरिए ईरान, भारत, आर्मीनिया, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रूस, यूरोप और सेंट्रल एशिया तक आसानी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे हो जाएगा, नक्शे से समझिए। मुंबई और गुजरात के कांडला पोर्ट से सामान लादकर जहाज अरब सागर के जरिए ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पहुंचेंगे। बंदर अब्बास से ट्रेन के जरिए कंटेनर ईरान के शहर बाफ्ट होते हुए ईरान की राजधानी तेहरान तक जाएंगे। तेहरान से कंटेनर लदी ट्रेन अंजलि सी पोर्ट तक जाएगी। यहां से कंटेनर्स को जहाजों में लादा जाएगा, जो कैस्पियन सागर होते हुए रूस के अस्त्राखान बंदरगाह तक पहुंचेंगे। अस्त्राखान से फिर ट्रेन के जरिए रूस की राजधानी मॉस्को से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक आसानी से भारतीय सामान पहुंचाया जाएगा। इस पूरे रूट में कहीं भी चीन और पाकिस्तान नहीं है, यानी अब ना तो पाकिस्तान की धौंस काम आने वाली है, न जिन्ना के मुल्क के माई बाप जिनपिंग का रुआब चलने वाला है। इसीलिए बॉर्डर पार नई रुदाली शुरू हो चुकी है। हम इंसान बहैसियत इंसान बेबस हो चुके हैं, हम बेबस हो चुके हैं। अल्लाह, हमारे बस में कुछ नहीं है। हमारी साइंस, हमारी टेक्नोलॉजी फेल हो चुकी हुई है। हम तुमसे मदद मांगते हैं कि हमें बख्श दें। टीवी पर टेसू बहाता ये वही पाकिस्तानी कट्टरपंथी है जो चंद महीने पहले तक गजवाए हिंद की बातें किया करता था। मकबूल जान ही नहीं, पाकिस्तान के हर कट्टरपंथी, हर दहशतगर्द का यही हाल है। रही बात अवाम की, तो वो उस दिन को कोस रही है जब जिन्ना के मुल्क में जन्म लिया। पाकिस्तान के हालात देखकर बड़ा तबका दुआ कर रहा है कि काश नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता।
जाहिर है उसकी स्ट्रेटजी अच्छी है, जिसकी वजह से अगर वो यहाँ आएगा तो मेरा ख्याल है कि उस तरह की सोच रखने वाला, तो हमारी इकोनॉमी भी अच्छी हो जाएगी और काफ़ी हद तक कंट्रोल आ जाएगा। अगर बन जाता है तो शायद पाकिस्तान थोड़ा, जो डेवलपमेंट है पाकिस्तान की, वो थोड़ी बेहतर हो जाएगी। उसकी अप्रोच है अपने मुल्क के लिए, वो यहाँ ज़रूर आनी चाहिए। अभी आप देख लें CEO जो है गूगल है वो इंडियन है, ठीक है, वो भी इंडियन है। जब हर जगह इंडियन ही सबसे आगे हैं तो फिर हम कहाँ पे हैं? डेफिनेटली इंडिया जो है वो इकोनॉमिकली तो बहुत आगे जा रहा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नरेंद्र मोदी कर रहा है अपने मुल्क के लिए, जो मुल्क के बेनिफिट के लिए वो कर रहा है। पाकिस्तानियों की ये ख्वाहिश तो पूरी होने से रही, लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तान की बर्बादी की दास्तां 2014 से शुरू हो गई थी। प्रधानमंत्री मोदी की रीति और नीति की वजह से ही दहशतगर्द मुल्क पाकिस्तान को अपनी हैसियत का पता चला। पाकिस्तानी तो यहां तक मानने लगे हैं कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। उसको होना चाहिए, बिकॉज उसने जितनी भी डिमांड्स होती हैं टू बी अ प्राइम मिनिस्टर और जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, बहुत अच्छे से जो है ना उन्होंने उसको पूरा किया है। इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है, इवन दैट वो स्टडी के हिसाब से लगाया जाए या किसी और लिहाज से लगाया जाए, तो इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है एज कम्पेरेटिव पाकिस्तान। बड़ी कंट्री है और उनका बिजनेस जो है वो आपको पता है पूरे वर्ल्ड में है, तो इसलिए जो है वो कामयाब हो जाते हैं। ग्लोबल वाइज भी जिस तरीके से उन्होंने अपने जो ताल्लुकात रखे हैं, ट्रेड्स भी और सब कुछ, वो सब बायस्ड है। पाकिस्तान को भी ऐसे ममालिक को सपोर्ट करना चाहिए जो मेहनत करके आगे जा रहे हैं। पाकिस्तानियों की जुबानी 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की कामयाबी की कहानी भारत का रुतबा और रसूख बताती है, लेकिन पाकिस्तान का कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस नफरती तालीम से पाकिस्तान की नस्लें वाबस्ता रही हैं, वही तालीम अब पाकिस्तान को बर्बादी के मुहाने पर ले आई है। 7 दशक में जिन्ना के सियासी वारिसों की नफरतों ने बेगैरत मुल्क पाकिस्तान का जो हाल किया है, वो 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ा सबक है। पश्चिम वाले आतंकी मुल्क के बाद अब रुख दिवालिया हो चुके दक्षिण वाले देश की करते हैं। कोलंबो में कोहराम के बाद श्रीलंका के हालात अब भी बेकाबू हैं। कोलंबो में फौज की तैनाती कर दी गई है, प्रदर्शनकारियों से निपटने की पूरी छूट दे दी गई है। इस बीच दरबदर हो चुके श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। सवाल यह है कि क्या अब श्रीलंका के हालात सुधरेंगे? ये रिपोर्ट आप भी देखिए। ये जश्न नाकारा हुक्मरानों से आजादी का है, देश को गिरवी रखने वाले नेताओं की परमानेंट विदाई का है, ये जश्न जीत का है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की खबर क्या आई, कोलंबो में जश्न शुरू हो गया। जश्न हो भी क्यों ना, श्रीलंका की जनता इसीलिए तो सड़क पर थी, इसीलिए तो संग्राम हुआ, कोलंबो में कोहराम हुआ। यहाँ पर जो प्रेसिडेंशियल सेक्रेटेरिएट पर जो भीड़ जमा है, इनका ये कहना है कि इनके पास ये जानकारी आ चुकी है कि इस्तीफा दे दिया है। और देखिए तालियां, ये जो तालियां बजती हुई हम देख रहे हैं, ये इसकी खुशी है, ये खुशी मना रहे हैं और देखिए गले लग रहे हैं दूसरे के। Excuse me, has president given resignation? Yes, of course. He has given resignation. Yes. That's why we are celebrating. So it is confirmation. Yes, now. confirmed. You are celebrating now. Yes, we are celebrating. We must celebrate definitely. So you have announced it from the platform that he has given resignation. Yes, of course. That's why. Now you are demanding the resignation of Ranil Wickremesinghe also. Yes, definitely. इससे पहले श्रीलंका से भागे राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे मालदीव छोड़ सिंगापुर पहुंचे। सऊदी एयरलाइंस के प्लेन के जरिए गोटाबाया सिंगापुर के चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन सिंगापुर ने भी शरण नहीं दी। सिंगापुर के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि राजपक्षे एक प्राइवेट विजिट पर देश में आए हैं, उन्होंने यहां शरण की कोई मांग नहीं की है और ना ही उन्हें शरण दी गई है। गोटाबाया के सिंगापुर पहुंचने से पहले कोलंबो में फौज तैनात कर दी गई थी। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए सेना को पूरी छूट दे दी गई थी। फौज के जवान, फौज के टैंक और फौज के ही हेलीकॉप्टर कोलंबो के आसमान में चहलकदमी करते रहे। 24 घंटे पहले जिन सड़कों पर श्रीलंका की पब्लिक का आक्रोश था, वहां फौज काबिज हो चुकी है।
श्रीलंका के प्रधानमंत्री के ऑफिस में गतिविधियां बहुत ही तेज़ हो चली हैं। देखिए, एयरफोर्स का अभी एक बस रुकी है और एयरफोर्स के जवानों का एक नया दस्ता अभी यहाँ पर पहुंचा हुआ है। ये एकदम सामने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, एयरफोर्स के जवान पूरा अंदर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पूरा ये कंप्लीट टेक ओवर है प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस का प्रदर्शनकारियों से, और ये डेवलपमेंट लगातार एक के बाद एक बढ़ता जा रहा है। अभी एयरफोर्स की, इसके पहले हमने देखा था कि एयरफोर्स के कुछ जवान भीतर गए थे, लेकिन अब तो एक भारी संख्या में और यहाँ इनको डिप्लॉय कर दिया गया है। कोलंबो में विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। इस बीच संसद भवन की सुरक्षा के लिए टैंकों की तैनाती की गई है, तो दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास और प्रधानमंत्री आवास खाली कर दिया है। इन दोनों जगहों को सेना ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। ये श्रीलंका के राष्ट्रपति आवास का गेट है। इसको ये पूरी तरह से अब आम पब्लिक के लिए बंद है। यहाँ पर सिर्फ हमको देखिए, श्रीलंका की जो सुरक्षा बल हैं वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ पर अभी ये पूरी तरह से श्रीलंका की जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो सिक्योरिटी इनके सुरक्षा बल हैं उनके हवाले है। यहाँ की आर्मी के जवान यहाँ पर हैं, श्रीलंका की पुलिस के जवान यहाँ पर हैं। कुछ यहाँ पर अभी प्रदर्शनकारी मुट्ठी भर जो हैं वो अब यहाँ से वो भी निकल रहे हैं धीरे धीरे करके, और पूरा देखिए राष्ट्रपति भवन हमको एकदम सन्नाटा दिखाई पड़ रहा है। उधर राष्ट्रपति राजपक्षे के भाई और पूर्व मंत्री बासिल राजपक्षे भी अमेरिका भाग गए हैं। श्रीलंका सेना ने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी है कि किसी भी तरह की हिंसा से दूर रहें या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों के साथ झड़प के बाद 80 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अब एक सतर्क करने वाली खबर। देश के कई इलाकों में इन दिनों बाढ़ के हालात हैं। उत्तर से दक्षिण तक के राज्यों में कई शहरों में जमीन पानी में समाई हुई है। ऐसे में मिडिल ईस्ट के देश यमन से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीर आपको विचलित भी कर सकती है, वो तस्वीर जो यमन से सामने आई है। आप भी देखिए। ये चीखें कलेजा चीर देगी, ये मंजर खौफजदा कर देगा। और ये भी जान लीजिए कि ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। समंदर की लहरों के आक्रोश का ये मंजर मिडिल ईस्ट के मुल्क यमन का है, जहां एक परिवार पिकनिक मनाने समंदर के किनारे पहुंचा था। लोग पानी में खेल रहे थे। इसी दौरान एक ऊंची लहर समंदर की सरहदों को तोड़ती हुई किनारों की चट्टानों से टकराई, लेकिन जब लौटी तो अपने साथ 3 लोगों को बहा कर ले दिल दहला देने वाले यह हादसा यमन के सलाह बीच पर हुआ। बताया जा रहा है कि हादसे के शिकार सभी लोग भारतीय थे। लोग खतरे का घेरा तोड़कर समुद्र के बेहद करीब चले गए थे। इसी दौरान ऊंची लहर कई लोगों को बहा कर ले गई। मौके पर मौजूद बचाव कर्मियों ने कुछ लोगों को बचा लिया, लेकिन जरा सी लापरवाही से बड़ा हादसा हुआ। देश के बड़े इलाके में भी इन दिनों कुदरत कहर ढा रही है। खासतौर से गुजरात में बाढ़ आफत का सबब बन चुकी है। नवसारी में मूसलाधार बारिश ने यहां 15 इंच के बैरियर को पार कर लिया है। नवसारी की गलियां, सड़कें, हाईवे सब पानी पानी है। गुजरात ही नहीं, उत्तर से दक्षिण तक एक जैसा हाल है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक आसमान से बरसती बूंदें हर पल दहशत का एहसास करा रही है। पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ लैंडस्लाइड भी जानलेवा साबित हो रही है, तो मैदानी राज्य भी बाढ़ से बेहाल है। लेकिन कुदरत कितनी भी कठोर क्यों ना हो जाए, इंसान जीने की जिद नहीं छोड़ता। तेलंगाना के पेड्डापल्ली से आया ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है, जहां पर एक नवजात शिशु को प्लास्टिक टब में रखकर सैलाब के संकट से निकाला जा रहा है। सीने तक पानी में ये रेस्क्यू ऑपरेशन देखकर लोग दंग हैं। जरा सी लापरवाही से नवजात की जान पर बन सकती थी।
इसलिए बारिश और बाढ़ के इस मौसम में सावधान रहें, एहतियात बरतें। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। भारत की आबादी तेजी के साथ बढ़ रही है। 2050 तक भारत की कुल आबादी 166 करोड़ तक पहुंच सकती है। यूएन की हालिया रिपोर्ट में भी इस पर चिंता जाहिर की गई है और यही वजह है कि मोदी सरकार एक्शन में है। सरकार जनसंख्या कानून को हरी झंडी दिखा सकती है। वो कानून जिसका मसौदा योगी सरकार 1 साल पहले ही तैयार कर चुकी है। ऐसे में योगी मोदी का पॉपुलेशन लॉ मुसलमानों को आखिर कितना कबूल है, वो भी तब जब जनसंख्या को लेकर मुस्लिम सियासत के सेंटर में है। सवाल यह भी है कि क्या वाकई में बढ़ती जनसंख्या देश के विकास में बाधा बनेगी। आज इसकी टेस्टिंग अपने स्पेशल शो एम फैक्टर आबादी मीटर में करेंगे, वो भी डायरेक्ट उस संभल से जो मुस्लिम आबादी का मरकज माना जाता है। संभल के कितने % भाईजान जनसंख्या कानून के हैं कदरदान? बच्चे कुदरत की देन है सर, इसे कोई भी नहीं टाल सकता। ये इंसान की अपनी मंशा है। कोई कानून बनाने से कुछ नहीं होने वाला, आप लोगों को समझाने का काम करें। कानून बनाने से कुछ नहीं होने वाला, आप लोगों को समझाने का काम करें। संभल की कितनी % खातूने मोदी योगी के हैं साथ? हम नहीं चल पाएंगे मजहब पे। बाकी रही बच्चों को तो आदमी तो औरत को मशीन समझ रहा। बिल्कुल सही है, बात गलत कोई सी है। ज्यादा बढ़ रही आबादी, रोक लगाई जाए इसकी नहीं। संभल की मुस्लिम आबादी कानून पर कैसी राय रखती है? नेपाल में जनसंख्या कम है तो नेपाल सबसे ज्यादा मालदार होना चाहिए। संख्या बढ़ेगी तो हमारा मुल्क भी आगे बढ़ेगा, उसमें काम करने वाले। जिस संभल ने मुगल बादशाह बाबर से लेकर हुमायूं और शेर शाह सूरी तक की सल्तनत देखी, जिस संभल ने मुगल बादशाह शाहजहां का दौर देखा, जिस संभल का सैयद फिरोज किला आज भी मुस्लिम बादशाहों की निजामत का गवाह है, उस संभल के भाईजान क्या जनसंख्या कानून के कदरदान बनेंगे? पॉपुलेशन कानून पर छिड़े सियासी संग्राम के बीच संभल के भाईजान किस पाले में हैं? इन सवालों के साथ एम फैक्टर के आबादी मीटर की रीडिंग लेने TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर जा पहुंचे संभल। चरागों को आंखों से महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। जी हाँ, अगर जनसंख्या की रफ्तार इतनी ही तेजी से बढ़ती रही तो तरक्की के सुबह के इंतजार वाली रात बहुत ही लंबी होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त एम फैक्टर के आबादी मीटर की कारवा के साथ पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के संभल में। तो चलेंगे और जानेंगे यहाँ के मुसलमानों से क्या कहता है यहाँ के मुसलमानों का आबादी मीटर। संभल चले आइए तो यहाँ हर गली हर नुक्कड़ पर चौकड़ी जमी नजर आएगी। मुस्लिम बिरादर नए जनसंख्या कानून पर मंथन करते यहाँ मिल जाएंगे। वो कानून जिसकी आमद से पहले ही सियासी भट्टी सुर्ख है। वैसे इस शहर के मुसलमान सियासत को समझने में जितने माहिर हैं, उतने ही उम्दा हस्तशिल्पी भी। यहाँ कई ऐसे छोटे बड़े कारखाने हैं जहाँ हड्डियों और सींगों से गहने तैयार होते हैं। खास बात यह भी है कि ज्यादातर कारीगर मुसलमान हैं। ऐसे में क्या संभल के मुसलमान योगी मोदी के नए कानून की पैरवी के लिए रेडी हैं या नहीं? पहला जवाब मुस्लिम आबादी के मरकज माने जाने वाले सराय तरीन मोहल्ले में मिला। संभल के सराय तरीन इलाके में मौजूद हैं। सवाल वही है कि क्या बढ़ती जनसंख्या देश के विकास में बाधा है? क्या जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए? और सबसे अहम सवाल ये बताया जा रहा है कि एक खास समुदाय, उनकी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। क्या इसमें कितनी सच्चाई है और क्या सोचते हैं उस खास समुदाय के लोग? तौसीफ साहब, ये बताइए, सुन ही रहे होंगे, चर्चा आम है, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री साहब का एक बयान आया, वो भी सुना आपने। क्या सोचते हैं आप? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण तो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन जो है वो हिंदुस्तान ही नहीं
पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है और सभी लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। इस पर जो है कंट्रोल तो होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह से कुछ लोग एक वर्ग विशेष पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, ये कहना गलत है। ऐसी चीजें आ क्यों रही हैं सामने, ऐसी बातें लोग कर क्यों रहे हैं? ये सब राजनीति है, सियासत है, सब राजनीति है। और जितनी राजनीतिक पार्टी हैं उनको ये मंदिर मस्जिद मसलों से ऊपर उठ के मुल्क के विकास के लिए सोचना चाहिए। ऐसे स्लोगन, ऐसे मैसेज नहीं देने चाहिए कि हिंदुस्तान में बजाय तरक्की के लोग हिंदू मुस्लिम में लड़े। चल रहा है ये, सुना कि आप लोग जनसंख्या बहुत बढ़ा रहे हैं। जनसंख्या सभी लोगों के लिए है, खाली नहीं आप पे कहा जा रहा है आप बढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं, हम क्यों बढ़ाएंगे, तो बढ़ाना सभी के लिए बढ़ा रहे हैं। ये थोड़ी है कि हम खाली मुसलमान के लिए जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, ये तो हिंदू मुसलमान के लिए सभी के लिए है। नहीं कह रहे हैं आप ही बढ़ा रहे हैं। अरे हम तो सभी के लिए है ना, नियंत्रित होनी चाहिए। अच्छा। ताकि सभी को इसमें, जैसे कि अब ये तो है नहीं कि कहीं ज़मीन हमारी बढ़ जाएंगी, आगे हिंदुस्तान से आगे को जनसंख्या बढ़ेगी, खेती कम हो जाएगी। कितने बच्चे होने चाहिए? नहीं, कम नियंत्रण में होने चाहिए। ये नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा हों या ज़्यादा से ज़्यादा, थोड़ा नियंत्रण में करें। अभी एक भाई साहब बैठे थे हमारे साथ ये सराय तरीन चौकी पे, उनके 17 बच्चे थे, मुझे देखते भाग गए। वो क्या कि नसबंदी करा देंगे। अरे अब 17 के बाद कौन सी नसबंदी चाहिए? अब तो कोई नसबंदी होने का सवाल ही पैदा ना, 17 हो या 10 हो या 15 हो, तो हो गए। ये तो एक आगे के लिए हैं। कितने बच्चे हैं? हमारे भी करें 10-12 बच्चे हैं, 10 बच्चे। आपके भी 10-12 हैं? आपने क्यों नहीं करा नियंत्रण? तो हमको बुढ़े होगा, अब हम बच्चे होना है क्या हमारे? अब आपने नहीं करा तो पहले सरकार जो अब बना रही है कानून ना, पहले थोड़े बनाया, पहले बना दी। पहले इंदिरा गांधी के जमाने में पकड़ के नसबंदी हुई थी, वो पहले बनता हुआ हमारे होश से पहले की बात है। उस समय आप छुप गए होंगे हाजी साहब। वो होश से पहले की बात है। उस समय आप छुप गए होंगे। नहीं, उस टाइम तो हम बालक थे। तो आपने खुद 12 कर लिया, अब दूसरों को कह रहे हैं 2 करो। 10 बच्चे हैं 10, अब दूसरों को कह रहे हैं 2 करो। नहीं, अब तो है सरकार इसी नियंत्रण में कर रही है कि पहले से जो थी, अब वो जो नियंत्रण में चल रहा है मामला, वो सही है। सरकार सोच रही है अब ये सही सोच रही है। हड्डियों पर हस्तशिल्प संभल का हुनर है। इस पेशे में संभल के करीब 40% मुसलमान जुड़े हैं, यानी रोजगार का बड़ा जरिया हस्तशिल्प ही है। बाकी बचे भाईजान या तो खेती करते हैं या फिर छोटे मोटे कारोबारी हैं। संभल का आबादी मीटर मापे तो संभल की कुल पॉपुलेशन 21,92,933 है, जिसमें 11,61,093 पुरुष हैं, जबकि 10,31,840 महिलाएं हैं। पिछले 10 सालों में संभल की आबादी भी बढ़ी, मुस्लिम समुदाय की आबादी का ग्राफ भी बढ़ा। आंकड़े बताते हैं कि संभल में हिंदुओं के मुकाबले मुस्लिम आबादी ज्यादा बढ़ी। संभल का मुस्लिम आबादी मीटर मापे तो मुस्लिम 52.17%, हिंदू 47.29%, जबकि अन्य 0.66% हैं। तो क्या संभल के मुसलमान आबादी के बढ़ते इस ग्राफ में गिरावट देखना चाहते हैं? देश की तरक्की के लिए जनसंख्या कानून कितना लाजमी है, इन सवालों का तिलिस्म भी टूटा। बच्चे कुदरत की देन है सर, इसे कोई भी नहीं टाल सकता। ये इंसान की अपनी मंशा है, कोई 4 कर रहा है, कोई 3 कर रहा है, कोई 2 कर रहा है। किसी एक वर्ग को इसीलिए टारगेट कर देना कि तुम ही बच्चे ज्यादा कर रहे हो, ये गलत। जबकि वो एक वर्ग तो कम है हिंदुस्तान के अंदर, और वर्ग के लोग और ज्यादा हैं। और ये कानून आना चाहिए, ये कानून आना चाहिए, लेकिन सरकार की फैसिलिटीज के साथ। हमारे मोदी जी जो है हमारे नेता हैं, योगी जी आपके मुख्यमंत्री, योगी जी हमारे मुख्यमंत्री स्टेट के, और हमें बहुत उम्मीदें हैं उनसे कि हमें उनसे फायदे पहुंचेंगे और पहुंच भी रहे हैं बहुत से फायदे। वो कह रहे हैं कि ये जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा तो प्रदेश तरक्की करेगा। प्रदेश तरक्की करेगा, हम उनकी बात से उम्मीद रखते हैं। ये बताओ आपके घर में कितने कमरे हैं? मेरे घर में तकरीबन 6 कमरे हैं। हाँ 6 कमरे हैं। बच्चे कितने हैं आपके? नहीं, अभी ऊपर आसमान में जगह काफी है ना, हम जमीन पे क्यों जाते हैं, ऊपर बिल्डिंग बना लेंगे आराम से जाके। तो कमाई अच्छी हो रही है? क्यों, क्या परेशानी? अच्छा खासा योगी जी हमें संसाधन दे रहे हैं, हमारे पास कारोबार है, बिजनेस से कोई कमी थोड़ी है। ऊपर बिजनेस हम भी बिल्डिंगें बनाते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि कानून बनाने से कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों को समझाने का काम करें, लोगों को बताने का काम करें कि इससे क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर आप कानून बनाकर कोई काम करना चाहेंगे तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं मन में कुछ और है। संभल की 3 विधानसभाएं ऐसी हैं जिन्हें मुस्लिम आबादी का मरकज माना जाता है। ये कौन से इलाके हैं, ये जानना भी जरूरी है। संभल 52%, चंदौसी 26%, असमोली 33%। आबादी के लिहाज से यूपी देश का सबसे बड़ा सूबा है। बढ़ती जनसंख्या पर सरकार क्यों फिक्रमंद है? पिछले 10 सालों में यूपी की जनसंख्या के साथ मुस्लिम आबादी में कितना इजाफा हुआ, इसे भी समझिए।
2001 18.50%, 2011 19.26%, 2022 20.76%। तो क्या जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए संभल के भाईजान योगी मोदी का सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं या फिर दिल में कुछ और है? बताओ गुलजार साहब, सवाल है कि जनसंख्या लोग कह रहे हैं बहुत बढ़ रही है क्या? हाँ सर, जनसंख्या तो बढ़ ही रही है। रोकना चाहिए सर। जनसंख्या अगर रोकने से अगर बेरोजगारी ख़त्म होती है तो मैं नहीं मानता, क्योंकि नेपाल में जनसंख्या कम है तो नेपाल सबसे ज़्यादा मालदार होना चाहिए था। और जनसंख्या सबसे ज़्यादा जो है चीन की है सर, तो चीन जो है लगातार डेवलप कर रहा है, तरक्की कर रहा है। अब कह रहे हैं जिनकी औकात है वो पैदा करें, जिनकी औकात नहीं है, पैसे नहीं है, वो ना करें सर। मतलब वो कम करें, एक करें, दो करें। हाँ सर, उसमें कोई वो नहीं है। आज भी बताइए, कानून आना चाहिए नहीं आना चाहिए? अरे सर, ये लगाम तो नहीं लगानी चाहिए इस पे, ये तो अपने हाथ में आता है। शादी को 3 साल हो गए और मेरे पास एक ही बेटा है। ठीक है, सुखी हैं? बिल्कुल सुखी है, क्यों नहीं है? तो वही तो वो भी कह रहे हैं, कम बच्चे हो गए तो सुखी रहोगे। हाँ, यही तो कह रही है सरकार। सरकार सिर्फ यही कहेगी, सरकार ये नहीं कुछ करेगी नहीं। हमारे ऊपर ही सारा सब कुछ डाल दिया है बोझ कि सिर्फ आप ही करे जाओ, बच्चे कम पैदा करो, काम भी आप करो, पैसा भी आप कमाओ, पढ़ाओ भी आप, लिखाओ भी आप। हम सिर्फ तुमसे वोट लेके सरकार बनाएंगे। जनसंख्या तरक्की में ऑब्स्टेकल है, बाधक है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अगर जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारा मुल्क भी आगे बढ़ेगा, उसमें काम करने वाले ये कानून नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए, क्यों आना चाहिए? और भी इसके अलावा मुद्दे हैं ना। चलिए और आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 21 करोड़ है, जिसमें 20% आबादी मुसलमानों की है। बढ़ती आबादी विकास के पहियों की रफ्तार धीमी कर सकती है, लेकिन संभल के मुसलमान ऐसा नहीं मानते। अब तक कानून पर मुस्लिम मूड मीटर की रीडिंग से ये साफ होने लगा था, लेकिन जिस विकास को लेकर मुस्लिम आहत हैं, उस विकास के नक्शे पर संभल कहां ठहरता है? संभल के मुसलमानों की चौखट तक विकास पहुंचा या नहीं? यूपी सरकार के आंकड़ों पर गौर करें तो 21 सितंबर 2021 में योगी सरकार ने संभल को 275 करोड़ की सौगात दी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2294 घर बनाने का लक्ष्य रखा, जिनमें से 1219 घर तैयार हो चुके हैं, जबकि 798 लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपी जा चुकी है। संभल आगे बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ती आबादी संकट का सिग्नल दे रही है। ऐसे में क्या संभल के मुस्लिम जनसंख्या विस्फोट के खतरे की आहट महसूस कर रहे हैं या नहीं? अब ये जानना भी जरूरी था। इस वक्त हम सराय तरीन की गलियों में हैं। कितने बच्चे हैं आपके? अब इस वक्त 4 का इंतकाल हो गया, 4 की शादी कर दी, 3 अभी हैं कुआरे। मतलब 11 बच्चे कुल हुए? हाँ, कुल गई बते रहे। कुल 11 बच्चे हुए आपके? हाँ। यही तो दिक्कत है, कह रहे हैं कि भैया इतने बच्चे हैं तभी तो देश तरक्की नहीं कर रहा। अच्छा है? भैया देश तरक्की तो जब करेगा कि जब हुक्काम को भी मोहब्बत हो और हमें भी मोहब्बत हो हुक्काम से। हुक्काम कह रहे हैं कि एक नया कानून लाया जाए, अब जनसंख्या नियंत्रण कानून, 2 बच्चे बस, उतने ही अच्छे। हाँ, ये बात तो सही है, ये बात तो मानने की है, मगर इस बात को मान के तो नहीं देगा कोई भी। तो कह रहे कानून बना देंगे। कानून बन जाए तो सही है, बेहतर है फिर। और बाकी को कहाँ डालोगे फिर होंगे तो वो? अगर बाकी को उठाए बंद करोगे फिर सजा मिलेगी है, या घर खाली कराओगे फिर? फ्री गल्ला नहीं मिलेगा उनका है, फ्री गल्ला नहीं मिलेगा फिर। नहीं, वोट देने भी नहीं मिलेगा। कह रहे हैं कि कुछ ऐसा ही कानून बना दिया जाएगा कि जो सरकारी सुविधा मुश्किल है ये चलना, हमारे इस्लाम के अंदर ये बात है नहीं। ऐसा कर लो कि जितने की परवरिश कर सको उतने पैदा। हाँ, ये बात चलेगी, ये बात चलेगी। संभल में अब तक जितने भी भाईजान मिले वो जनसंख्या कानून से तौबा करते दिखे, लेकिन जैसा नजरिया, जैसी राय भाईजान रखते हैं, क्या उसी पर संभल की खातूनें भी संतुष्ट दिखी या फिर जनसंख्या कानून खातूनों को कबूल है? एम फैक्टर के आबादी मीटर को मापते हुए इस वक्त हम संभल के सराय चौधरी इलाके में हैं। चलिए यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे ही पूछते हैं। ये बताइए, अभी बात की जा रही है कि आबादी बहुत बढ़ रही है, जनसंख्या पे नियंत्रण लगाना चाहिए, और ये भी बात की जा रही है कि खास करके आपके समुदाय में
आबादी और तेजी से बढ़ रही है। बिल्कुल सही है, बात गलत कोई सी है। ज़्यादा बढ़ रही है आबादी, रोक लगाई जाए इसकी। नहीं, रोक लगाई जानी चाहिए। जी हाँ। लेकिन लोग ये कहते हैं, आपके बहुत सारे मजहब के लोगों से बात की, वो कहते हैं कि ये हमारे मजहब के खिलाफ है, ऐसा कोई कानून नहीं आना। नहीं, ऐसा है, जब मतलब कमाई नहीं होगी तो पढ़ाई लिखाई बच्चों से कहाँ से करेंगे? जब पैसा होगा, कमाएंगे, रोजगार बनेगा, जब भी तो पढ़ाई लिखाई होंगे। बहुत से लोग होंगे तो पढ़ाई लिखाई ना हो तो बेकार है, और आगे परवरिश न हो बच्चों की तो बेकार है भैया। थोड़े होंगे तो सही तो होगी परवरिश। तो आप कह रहे हैं इस तरह का कानून आना चाहिए? जी सही है। योगी जी जो कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। हाँ, क्या कह रही थी आप? जी, मैं खुर्शीदा बेगम, मैं ये कहना चाह रही हूँ, योगी जी जो जनसंख्या के बारे में बात करते हैं, ठीक कर रहे हैं। इसके 10 बाद बच्चों को न पढ़ा पाएंगे, न लिखा पाएंगे, न खिला पाएंगे, हम कहाँ से खिलाएंगे ये बताइए? ये तो मतलब योगी जी ने बहुत अच्छी योजना निकाली, बहुत बढ़िया निकाली। तो आप कह रहे कम बच्चे ही अच्छे? कम, छोटा परिवार सुखी परिवार। छोटा परिवार सुखी परिवार, आप क्या कहती हैं? नहीं, हम भी यही कहना चाहेंगे कि बच्चे, छोटा परिवार सुखी परिवार में हम नहीं चल पाएंगे मजहब पे। बाकी रही बच्चों को, तो आदमी तो औरत को मशीन समझ रहा कि बच्चे पैदा करा जाए। बच्चों के लिए खर्चा पानी रोजगार भी तो चाहिए। और रोजगार मतलब आप कह रहे हैं कि आदमी जो है वो औरत को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन ही समझ रहा है ना आदमी, तो औरत को कि बस बच्चा पैदा करते जाओ, परवरिश होना हो। बच्चों के भविष्य के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। रोजगार का तो पता नहीं है, रोजगार का भी तो होना चाहिए ना। अच्छा, तो देखिए ये कह रही, नाम नहीं पूछा आपसे? खुर्शीदा बेगम। खुर्शीदा कह रही हैं कि भाई औरतों को ना सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन मत समझो। इन्होंने कहा मेरे से गलती हो गई, मेरे 6 बच्चे, लेकिन मैंने ऑपरेशन करवा लिया है। आगे नसीहत दूंगी कि भैया बच्चे कम ही अच्छे। छोटा परिवार सुखी परिवार, संभल की खातूनों को यही थ्योरी कबूल है। मोदी योगी के अपकमिंग कानून से ज्यादातर आधी आबादी खुश दिखी, लेकिन क्या संभल के और मुसलमान कानून की वकालत में हैं या मुखालफत में? इसका भी मुकम्मल जवाब मिला। क्या कह रहे हैं, जनसंख्या बहुत तेज से आगे जा रही है क्या? इस पर नियंत्रण होना चाहिए। और योगी जी ने जो कानून बनाया है, हमारी केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने जो कानून बनाया है वो ठीक बनाया है। आप देखिए, ये मजहब की बात करते हैं कि मजहब में ये, मजहब में तो बहुत कुछ है। ये कर रहे हैं कि मजहब की इतनी बातें कर रहे हैं, मजहब की जो मजहब कहता है हमारा, जो हमारा देश का, ये हमारा मजहब भी कहता है कि जो हमारे देश का कानून है उसको मानना चाहिए। संभल में कुछ लोग मिले, उनके 17 बच्चे थे, और वो कह रहे थे कि नहीं जी, रोक नहीं होनी चाहिए। तो गलत कह रहे हैं ये बात। उन पे पहले रोक लगनी चाहिए। जो 17 बच्चे कर रहे हैं उन पर रोक लगनी चाहिए, और उनको बच्चों के लिए करना है। जो जिनके 17 बच्चे हैं उनको अपने बच्चों को कहना चाहिए, बेटा 2 ही बच्चे अच्छे हैं। छोटा परिवार, ये कानून आना चाहिए। कानून आना चाहिए और लागू होना चाहिए, और जल्दी लागू होना चाहिए। ये तो सीधा मजहब पे हमला हो रहा है भैया कि बच्चे कम पैदा करो। नहीं, ये कहा जा रहा है कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान अब पढ़ा लिखा बन रहा है और पढ़ाई की तरफ चल रहा है। वो भी जानता है कि हमें बच्चे 2 से ऊपर नहीं होने चाहिए, क्योंकि खाने पीने की, पढ़ाई की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। खाने को है नहीं। दूसरी बात, अगर उत्तर प्रदेश सरकार कानून बनाना चाहती है तो जल्दी कानून बनना चाहिए, क्यों कि इसमें एक परिवर्तन होगा और एक अच्छी दिशा में हमारा प्रदेश चलेगा। तो मतलब आप कह रहे हैं योगी जी जो कानून ला रहे हैं वो आप समर्थन कर रहे हैं? जी, उसका मैं समर्थन करता हूँ। तो संभल से आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में कहीं और मुलाकात होगी, लेकिन बढ़ती जनसंख्या पे बशीर बद्र साहब की 2 लाइनें याद आ रही हैं कि जिंदगी तूने मुझे कब्र से भी कम दी है जमी, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। सपनों का घर बना रहे हैं? टॉप टेक TMT बार लगाइए और फिर दिल दीवाना सुन ले उसकी बात। मंजिलें अपनी दूर नहीं, चल यार मिला ले हाथ। टॉप टेक ही टॉप TMT बार, दिल से घर बनाओ।